आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें टू गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर एक नई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। प्रत्येक गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का एक हैप्लॉइड सेट वहाँ पर पाया जाता है। जो गैमेट्स होते हैं वह स्पेशल टाइप के डिप्लॉइड सेल से मिलकर बने होते हैं। देखिए, इस प्रकार का ये जो स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न होता है जिसमें कि बनने वाली हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो घटकर आधी रह जाती है, मियोसिस के नाम से जाना जाता है। मीन्स मियोसिस के अंदर जब प्रोसेस पूरी होने पर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उन हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो घटकर आधी रह जाती है। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। नंबर 1, मियोसिस में सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न की टू सिक्वेंशियल साइकिल्स वहाँ पर पाई जाती है, जिसे कि हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड के नाम से जानते हैं। पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वह इसमें केवल एक ही बार होता है, मतलब कि डीएनए की रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल ही इसमें चलती है। जो मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत पेरेंटल क्रोमोसोम के द्वारा एस फेज में बनने वाले आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड के रेप्लिकेशन के बाद होती है। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। मियोसिस सेकंड के एंड में हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स वहाँ पर मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस है वह अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होता है। हमने मियोसिस को यहाँ पर टू स्टेजेस में यहाँ डिवाइड किया है। मेन स्टेजेस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 स्टेजेस आती हैं। उसके बाद मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये 4 स्टेजेस यहाँ पर आती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट को। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, यह प्रोफेज फर्स्ट स्टेज माइटोसिस के प्रोफेज से थोड़ी टिपिकल होती है। यह कॉम्प्लेक्स भी होती है और लंबी होती है। प्रोफेज फर्स्ट को हम यहाँ 5 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस मिलकर प्रोफेज 1 को यहाँ पर कंप्लीट करती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन स्टेज में। जो लेप्टोटीन स्टेज होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्रोमोसोम्स वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेशन है और कंडेंसेशन है वो वहाँ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली स्टेज में ये जो है हमारी लेप्टोटीन, इसमें आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से क्रोमोसोम का धीरे धीरे कंडेंसेशन वहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की, उसे हम जाइगोटीन के नाम से जानते हैं। जो जाइगोटीन स्टेज होती है इसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इस पेयरिंग को वहाँ पर सिनेप्सिस के नाम से जाना जाता है। पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से उन्हें हम जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम के सिनेप्सिस को वहाँ देखा गया तो वहाँ पर पाया गया कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वहाँ होता है जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे कि बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। मतलब होता क्या है एक्चुअल कि दो क्रोमोसोम्स आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम वहाँ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। However, these are more clearly visible at the next stage. जो पहली दो स्टेजेस होती है मतलब कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन, वो पेकाइटीन स्टेज से बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है और कम समय की वहाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पेकाइटीन स्टेज की। इस स्टेज के अंदर जो बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके 4 क्रोमेटिड्स हमें दिखाई देते हैं और बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से हमें दिखते हैं और थोड़ा दूर दूर दिखाई देते हैं। इस स्टेज में एक्चुअल क्या होता है कि एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें दिखाई देता है और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्रॉसिंग ओवर में होने वाली वह साइट है जहाँ पर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे को वहाँ पर क्रॉस करती है। वो नोड्यूल्स जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहलाता है। Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome. क्रॉसिंग ओवर दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे रिकॉम्बिनेज के नाम से जाना जाता है। दो क्रोमोसोम्स के बीच में दो क्रोमोसोम के बीच के जेनेटिक मटेरियल के रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ावा देता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज completed by the end of pectining, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. डिप्लोटीन की शुरुआत में सिनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। मतलब कि सिनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पर टूट जाता है और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर क्रॉस ओवर की साइट को छोड़कर एक दूसरे से अलग होने की टेंडेंसी को शो करते हैं। यहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि कियाज़मेटा कहा जाता है। कुछ वर्टिब्रेट्स की ओसाइड्स में डिप्लोटीन स्टेज महीनों या फिर सालों तक रह सकती है। मियोटिक प्रोफेस फर्स्ट की जो फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस कहलाती है। इस डाइकाइनेसिस की प्रोसेस में कियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि कियाज़मेटा यहाँ पर अलग होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इस स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और जो मियोटिक स्पिंडल होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। डाइकाइनेसिस के एंड में यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है और धीरे धीरे डाइकाइनेसिस की प्रोसेस के बाद यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में जितने भी बाइवेलेंट क्रोमोसोम हैं, है ना, ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर, है ना, मतलब कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था मेटाफेज में एक सेंटर में यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेट होती है जिसे कि हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम वो इस इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम से आकर इन बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के
जो सेंट्रोमियर है उस पर पाए जाने वाले काइनेटोकोर से आकर अटैच हो जाती है। अब जो इसमें थर्ड स्टेज आती है वो है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, पर इनकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वो वहाँ पर सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड होती है। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, ये क्रोमोसोम पूरा सेपरेट हो चुका है और ये क्रोमोसोम भी पूरा सेपरेट हो चुका है, दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आती है हमारी वो है टीलोफेज। देखिए टीलोफेज की जब स्टेज आती है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो टीलोफेज की स्टेज के बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के होने के बाद यहाँ पर सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाती है। इसे डायड ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बहुत सारे केसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब कि फैलते हैं, पर वह इंटरफेज न्यूक्लियस जैसी जो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। टू मियोटिक डिवीज़न के बीच की जो स्टेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है और सामान्य तौर पर यह बहुत छोटी अवस्था होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। इस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेस सेकंड स्टार्ट हो जाती है जो कि प्रोफेस फर्स्ट से बहुत सिंपल होती है। अब हम आगे देखते हैं, ये है हमारी प्रोफेस सेकंड स्टेज जो कि माइटोसिस जैसी ही होती है और सिंपलर होती है। देखिए जैसे ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस फिनिश होती है मियोसिस वन में, उसी के साथ मियोसिस सेकंड की प्रोफेस सेकंड स्टेज वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट के अपोजिट मियोसिस सेकंड जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेस सेकंड में न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाते हैं। जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम वापस से कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज आती है मेटाफेज टू। मेटाफेज टू है, इसमें क्रोमोसोम इक्वेटर्स पर आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर लाइन पर आकर यहाँ अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज में ये इक्वेटर लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं और जो सेंट्रोसोम्स से निकलने वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, है ना, जिन्हें हम एस्टर भी कहते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोसोम इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर पाए जाने वाले जो काइनेटोकोर्स होते हैं उन काइनेटोकोर्स पर आकर अटैच हो जाते हैं, है ना, और दोनों उस क्रोमोसोम्स के दोनों साइड पर पाए जाने वाले काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाफेज सेकंड की। जब एनाफेज सेकंड की शुरुआत होती है तो क्या होता है कि इस पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये वापस से कांटेक्ट होना, मतलब कि खिंचाव इनमें शुरू हो रहा है, ये अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं और जब ये अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो उस समय ये उस सेंट्रोमियर पर प्रेशर डालते हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और सेंट्रोमियर का जो फेस है वो अपोजिट पोल्स की तरफ होता है और जो क्रोमेटिड्स होती है उनके फेस हमें इक्वेटर की तरफ दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं टीलोफेज सेकंड की। ठीक है, मियोसिस सेकंड की जो लास्ट स्टेज है वो होती है टीलोफेज सेकंड।
यहाँ पर टीलोफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम्स के 2 ग्रुप्स होते हैं वो दोनों ग्रुप्स अपने अपने अपोजिट पोल्स पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टीलोफेज के स्टेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वापस से वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में दिखाई देते हैं, स्पिंडल्स सारे डिसअपियर हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस इस टीलोफेज के बाद यहाँ स्टार्ट होती है और वो सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पर 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पर मिलती है, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो हाफ रह जाती है, मतलब कि आधी हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या महत्व होता है? तो मियोसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति में जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कंजर्वेशन वहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जनरेशन में किया जाता है। हालांकि यह प्रोसेस विरोधाभासी हो या फिर इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हों, फिर भी ये प्रोसेस यहाँ पर इसी तरह से चलती है। It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. मियोसिस की प्रोसेस के कारण ही जो जनरेशन बाय जनरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होते जाते हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए यहाँ पर विकास की प्रोसेस के लिए जो वेरिएशंस होती हैं, जो विविधताएं होती हैं, वह बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये था मियोसिस का सिग्निफिकेंस और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है हम यहीं पर ओवर करते हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।